तो अपन देखते हैं इसको, आज रिवाइज करते हैं पूरे सेक्शन जो कल टेस्ट में आएंगे। 173 से 186 बोर्ड मीटिंग और बोर्ड के पावर्स। द फर्स्ट सेक्शन इज द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। लॉ बोलता है हर कंपनी को फर्स्ट बोर्ड मीटिंग रखनी है विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके अलावा हर साल 4 मीटिंग रखनी है, और मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स शैल नॉट एक्सीड 120 days। डायरेक्टर लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फिजिकली या थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन मीटिंग। और केवल एक मीटिंग रखनी होगी इन ईच हाफ ईयर में, इन केस ऑफ ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और न्यूली स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। एंड द गैप होना चाहिए 2 मीटिंग के बीच में मिनिमम 90 days। सेक्शन 8 कंपनी के लिए बोला गया कि एक ही मीटिंग रखनी है इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर, गैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर डे टाइम प्लेस के बारे में मीटिंग के, कि लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है, कहीं पर भी रख लो, किसी भी समय रख लो, और नेशनल हॉलीडे में भी रख सकते हैं। फिर नोटिस के बारे में बोला गया कि अगर बोर्ड मीटिंग बुलानी है तो 7 दिन पहले नोटिस देनी है, राइटिंग में देनी है, ऑल डायरेक्टर को देनी है एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस, चाहे उनका एड्रेस इंडिया में हो चाहे फॉरेन में हो। नोटिस हैंड डिलीवरी दे सकते हैं, पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। और अगर नोटिस देने में डिफॉल्ट हुआ तो ऑफिसर पर 25,000 रुपए की पेनल्टी हो सकती है। शॉर्टर नोटिस से भी मीटिंग बुलाई जा सकती है अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक डायरेक्टर प्रेजेंट होना जरूरी है मीटिंग में, अगर नहीं आता है तो डिसीजन सर्कुलेट होगा और रेटिफाई बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो कंपनी एक साइलेंट है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 बोलता है कि मेजोरिटी ऑफ टोटल डायरेक्टर सेल रेटिफाई द डिसीजन अनलेस, नहीं करना पड़ेगा रेटिफिकेशन अगर मेजोरिटी ऑफ टोटल डायरेक्टर ऑलरेडी किसमें अप्रूव कर चुके हैं मीटिंग में। ये अपना 173 खत्म हो जाता है। 174 आता है कोरम के बारे में। कोरम होगा 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। आर्टिकल में आप कोरम को बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के लिए कोरम होगा 8 मेंबर और 25% ऑफ टोटल मेंबर्स विच एवर इज लोअर सब्जेक्ट टू मिनिमम 2 डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अगर कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आता है उसे भी कोरम में काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 या उससे अधिक हो जाते हैं तो कोरम होगा अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग, जो कम से कम 2 प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर को भी कोरम में काउंट किया जाता है आफ्टर अगर वो इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देता है 184 में। और अगर मीटिंग में कोरम नहीं आता है तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस विच इज नॉट ए नेशनल हॉलीडे अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज। और अगर कोरम नहीं आता है ड्यू टू वैकेंसी, मतलब कंपनी के डायरेक्टर की वैकेंसी हो गई है, कोरम नहीं बन पा रहा है, तो अकेला डायरेक्टर भी दो में से एक काम कर सकता है, टू अपॉइंट द इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर टू कॉन्स्टिट्यूट द कोरम, या फिर टू समन फॉर जर्नल मीटिंग एंड टू पुट अप द मैटर इन द जर्नल मीटिंग। तो ये हो गया बेटा कोरम का लॉ हमारा खत्म। उसके बाद सर्कुलेशन के थ्रू रिजोल्यूशन पास करना 175, यानी कि बोर्ड जो भी डिसीजन लेती है या तो मीटिंग में भी ले सकती है या फिर एक सर्कुलेशन, मतलब हर डायरेक्टर को एक घर में रिजोल्यूशन की कॉपी भेजकर भी उनसे अप्रूवल ले सकती है। इसके लिए सबसे पहले ड्राफ्ट रिजोल्यूशन की कॉपी हर डायरेक्टर को उसके एड्रेस में भेजी जाएगी, और अगर मेजोरिटी ऑफ टोटल डायरेक्टर अगर अप्रूव कर देते हैं तो ये माना जाएगा कि रिजोल्यूशन पास हो गया है। लेकिन अगर 1/3 डायरेक्टर बोलते हैं कि ये रिजोल्यूशन मीटिंग में रखने लायक है तो चेयरमैन उस मैटर को मीटिंग में पुटअप करेगा। अब वो मैटर सर्कुलेशन के थ्रू डिसाइड नहीं हो सकता है।
फिर एक छोटा सा सेक्शन था 176 रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि हमने डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया और बाद में पता चलता है कि उसकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड थी या डिफेक्टिव थी अपॉइंटमेंट, या वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई पहले से था, तो उसके काम अभी तक के वैलिड रहेंगे। जिस दिन तक कंपनी को पता नहीं था उस दिन तक के काम वैलिड रहेंगे, और जिस दिन कंपनी को पता चल गया उस दिन के बाद के काम क्या रहेंगे, इनवैलिड। और उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कमेटीज आती है बेटा, चार इंपॉर्टेंट कमेटीज थी। पहला ऑडिट कमेटी, दूसरा विजिल मैकेनिज्म, तीसरा नॉमिनेशन कमेटी, एंड फोर्थ इज द स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी, और फिफ्थ एक और है जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट, जो सेबी में बनती है। तो सबसे पहले कंपनी एक्ट में 177 ऑडिट कमेटी की अप्लीकेबिलिटी, किस कंपनी को कमेटी बनाना है, तो हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी और हर अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या टर्नओवर 100 करोड़ है, या फिर बोरोइंग अगर एक्सीडिंग 50 करोड़ है, तो उन्हें कंपलसरी है कमेटी फॉर्म करना है। लेकिन अगर अदर पब्लिक कंपनी अगर वोली ऑन सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है या डोरमेंट कंपनी है, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी। अब कमेटी का कंपोजिशन बेटा दोनों का साथ में मैं लेके चलूंगा, रेगुलेशन नंबर 18 और कंपनी एक्ट। सबसे पहले कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट में लिखा गया मिनिमम 3 डायरेक्टर मेंबर बनेंगे, मेजोरिटी मेंबर इंडिपेंडेंट रहेंगे, और मेजोरिटी ऑफ मेंबर को एबिलिटी होनी चाहिए टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं सेबी की बात करूं तो सेबी रेगुलेशन में रेगुलेशन नंबर 18 बोलता है कि लिस्टेड कंपनी जो ऑडिट कमेटी बनाएगी उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर मेंबर रहेंगे और 2/3 मेंबर इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन अगर कंपनी में सुपीरियर राइट के वोटिंग राइट के शेयर आउटस्टैंडिंग है तो ऑल मेंबर शुड बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऑल मेंबर फाइनेंशियली लिटरेट होंगे और एटलीस्ट वन मेंबर को एक्सपर्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए। चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा, जो कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वही चेयरमैन कमेटी का बनेगा। कमेटी साल में 4 बार मीटिंग रखेगी और 2 मीटिंग के बीच में गैप 120 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। कोरम रहेगा 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, बट मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोरम में आना जरूरी है। और कंपनी का चेयरमैन और या फिर अदर मेंबर एजीएम अटेंड करेगा टू आंसर द क्वेरी रेज बाय द शेयर होल्डर। फिर आते हैं सेकेंड विजिल मैकेनिज्म अप्लीकेबिलिटी। एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर कंपनी जिस जो पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है या फिर जिसका बोरोइंग बैंक और एफआई से एक्सीडिंग है 50 करोड़ रुपीस, उन्हें मैंडेटरी है विजिल मैकेनिज्म स्टेब्लिश करना है। और विजिल मैकेनिज्म कौन देखेगा, तो ऑडिट कमेटी देखेगी, और अगर कमेटी नहीं है तो बोर्ड एक डायरेक्टर नॉमिनेट करेगी टू प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी इन रिस्पेक्ट ऑफ विजिल मैकेनिज्म। विजिल मैकेनिज्म क्या करेगी बेटा, सेफगार्ड प्रोवाइड करेगी एम्प्लॉय लोगों को कि वो अपनी जेन्युइन कंप्लेन कर सकते हैं इन बिफोर द ऑडिट कमेटी के पास। उसके बाद आता है नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी सेक्शन 178। ये अप्लीकेबिलिटी सेम है जो ऑडिट कमेटी की थी, लिस्टेड और अदर पब्लिक 10 करोड़ 100 करोड़ और 50 करोड़। आते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन कंपनी एक्ट में बोलता है 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंबर रहेंगे, एटलीस्ट 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेंबर बनेंगे, और जो कंपनी का चेयरमैन है चाहे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, वो इस कमेटी का चेयरमैन नहीं बनेगा बट एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ द कमेटी। अब रेगुलेशन नंबर 19 सेबी एलओडीआर, उसमें बोला गया कि 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे, 2/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट रहेंगे, और जो चेयरमैन रहेगा वो सेम लॉ कि वो कंपनी का कमेटी का चेयरमैन नहीं बनेगा बट एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ द कमेटी। जो चेयरमैन रहेगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा कमेटी का। कमेटी साल भर में एक मीटिंग रखेगी, कोरम रहेगा 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोरम में आना जरूरी है। फिर आता है रेगुलेशन नंबर 20 और स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी।
कंपनी एक्ट बोलता है कि हर कंपनी जिसमें मोर देन 1000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर है साल भर में कभी भी, तो उन्हें कंपलसरी ये कमेटी बनानी है। कमेटी में सच नंबर ऑफ मेंबर होंगे जो बोर्ड डिसाइड करेगी, लेकिन जो चेयरमैन बनेगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। बस इतनी बात लिखी गई है। रेगुलेशन नंबर 20 में लिखा गया सेबी में कि कमेटी में 3 मिनिमम डायरेक्टर मेंबर बनेंगे, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी में सुपीरियर राइट के शेयर है तो 2/3 मेंबर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और कमेटी का चेयरमैन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा। कमेटी साल भर में एक मीटिंग रखेगी मिनिमम, कोरम नहीं प्रेस्क्राइब किया गया है। और उसके बाद फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, रेगुलेशन नंबर 21। ये केवल लिस्टेड कंपनियों में, वो भी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनियों पर अप्लाई होता है। इंडिया की टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर या हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, इनको ये कमेटी बनानी मैंडेटरी है। इस कमेटी के लिए बोला गया कि इसमें 3 मिनिमम मेंबर होंगे, उसमें से मेजोरिटी मेंबर बोर्ड के मेंबर रहेंगे, डायरेक्टर लोग, और उसमें से भी एक मेंबर जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन अगर सुपीरियर राइट के शेयर हैं आउटस्टैंडिंग या 2/3 मेंबर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कमेटी का चेयरमैन जो रहेगा वो डायरेक्टर बनेगा, जो बोर्ड का मेंबर है वही बनेगा चेयरमैन। कमेटी साल भर में 2 मीटिंग रखेगी मिनिमम, 2 मीटिंग के बीच में गैप 180 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। और कोरम रहेगा 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। मिनिमम एक डायरेक्टर का कोरम में आना जरूरी है। ये मेरा खत्म हो गया रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। अब मैं आपको ऑडिट कमेटी के बारे में उसके फंक्शन बता रहा हूं। अपन ने इस वर्ड से याद रखा था, ऑडिट कमेटी का पहला फंक्शन था टू रिकमेंडेशन देना, अपॉइंटमेंट, रिमरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी। दूसरा, रिव्यू द इंडिपेंडेंसी, स्कोप एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिटर। स्क्रूटनी करना इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट। वैल्यूशन करना अंडरटेकिंग और एसेट्स। अप्रूवल करना और सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन करना ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी। मॉनिटरिंग करना एंड यूज ऑफ द फंड रेज फ्रॉम पब्लिक। एग्जामिन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट। और इवैल्यूएशन करना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। इससे सबसे इंपॉर्टेंट था बेटा अप्रूवल। उसके बारे में नोट्स दिया गया कि कंपनी जब भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करेगी तो ऑडिट कमेटी से अप्रूवल लेना है। ऑडिट कमेटी कुछ ट्रांजेक्शन के बारे में ऑमनिबस अप्रूवल दे सकती है। ऑमनिबस अप्रूवल का मतलब है कि अगर कमेटी को लग रहा है कि इस पार्टी के साथ रिपीटेटिव बेसिस पर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और फ्यूचर में भी होंगे, तो वो ऑमनिबस अप्रूवल दे देगी। यानी कि एक बार अप्रूवल और वो साल भर के लिए वैलिड रहेगा, यानी बार बार अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑमनिबस अप्रूवल की वैलिडिटी रहेगी एक फाइनेंशियल ईयर एंड सेल रिक्वायर फ्रेश अप्रूवल फॉर नेक्स्ट ईयर। ऑमनिबस अप्रूवल सेल और डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग के बारे में नहीं दी जाएगी। और अगर ऑडिट कमेटी को ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितने बार फ्यूचर में ट्रांजेक्शन होंगे, तो वो लिमिट लगा सकती है कि पर ट्रांजेक्शन जो ऑमनिबस अप्रूवल के अंतर्गत होंगे वो 1 करोड़ से अधिक नहीं होने चाहिए। ये हो गया ऑमनिबस अप्रूवल का बात। फिर सेकंड, अगर कंपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है और वो ट्रांजेक्शन अदर देन 188 वाले हैं, यानी 188 जो अभी अपन पढ़ चुके हैं 7 कॉन्ट्रैक्ट, उसको छोड़ के हैं, वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और अगर ऑडिट कमेटी डिसअप्रूव कर देती है तो वो अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी बोर्ड को और बोर्ड डिसाइड करेगी करना है कि नहीं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कंपनी ने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन इमरजेंसी में किया है और वो ट्रांजेक्शन 1 करोड़ से अधिक नहीं है बिना ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के, तो अभी भी टाइम है 3 महीने का, रेटिफिकेशन करवा लो ऑडिट कमेटी से। और अगर नहीं करवाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा, और प्लस जितना भी कंपनी को उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लॉस हुआ है वो डायरेक्टर जिसने अथोराइज किया था वो इंडेमनीफाई करेगा। और लास्ट लॉ दिया गया
कि अगर कंपनी अपने होली ओन्ड सब्सिडरी के साथ अगर अदर देन 188 वाले ट्रांजेक्शन कर रही है तो ऑडिट कमेटी की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो जाता है। उसके बाद 178 में नॉमिनेशन कमेटी के फंक्शन दिए गए हैं कि उसको आइडेंटिफाई करना है पर्सन जो कंपनी के डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट में अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है, और उनकी रिकमेंडेशन देना अपॉइंटमेंट की, रिमूवल की। मैनर बताना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कि हम डायरेक्टर के परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ये सब फंक्शन दिए गए। और उसके बाद स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी के फंक्शन यही है कि वो सिक्योरिटी होल्डर की जो ग्रीवेंसेस है उसको कंसीडर करके रिजॉल्व करेगी, जो स्टेक होल्डर की कंप्लेंट्स है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन चालू होता है बोर्ड के पावर 179। सब सेक्शन 1 बोलता है कि बोर्ड वो सभी काम कर सकती है जो कंपनी कर सकती है, यानी कि बोर्ड को वाइडर पावर दिए गए। बट बोर्ड वो काम नहीं कर सकती जो काम एक्ट में या एमओए में रिक्वायर है टू बी एक्सरसाइज बाय द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। मतलब ऐसे काम जो लॉ बोलता है कि शेयर होल्डर करेंगे वो काम फिर बोर्ड नहीं कर सकती। और बोर्ड के पुराने कामों को शेयर होल्डर आज इनवैलिड नहीं कर सकते बैक डेट से। और फिर 13 पावर है जो कंपलसरी है, मीटिंग में होंगे, सर्कुलेशन के थ्रू नहीं हो सकते। पहला पावर है टू मेक द कॉल ऑन शेयर्स, दूसरा है बाईबैक करना, और तीसरा इशू द सिक्योरिटीज इन लाइक शेयर डिवेंचर्स। फिर बोरो करना मनी, इन्वेस्ट करना, और गिव लोन गारंटी सिक्योरिटीज। लेकिन ये तीन काम ना बेटा, ये सेक्शन बोलता है कि बोर्ड डेलीगेट कर सकती है बाय पासिंग द रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग, मतलब किसी इंडिविजुअल डायरेक्टर को हम डेलीगेट कर सकते हैं। लेकिन ना 186 की वजह से दो पावर डेलीगेट नहीं हो सकते, लोन देने का और इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि 186 बोलता है कि अगर 1 रुपए का भी लोन देना है तो वो काम बोर्ड करेगी, मीटिंग में करेगी, वो भी यूनेनिमियसली करेगी, मतलब कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग। उसके बाद फिर नेक्स्ट पावर दिया गया, ये 6 पावर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया कि अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। उसके बाद डाइवर्सिफाई द बिजनेस, कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाई करने का डिसीजन लेना। उसके बाद अप्रूव द अमालगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन। फिर टेक ओवर द कंपनी, कंपनी के शेयर, दूसरे कंपनी के शेयर को टेक ओवर करना। और फिर 3 काम और दिए गए, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना, अपॉइंटमेंट और रिमूवल द केएमपी, और अपॉइंट द इंटरनल ऑडिटर एंड द सेक्रेटेरियल ऑडिटर। और उसके बाद लास्ट में एक बात लिख दी गई कि जनरल मीटिंग को, शेयर होल्डर को पावर है कि वो रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड के किसी भी पावर पर क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा सब इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 180, जिसमें ये लिखा गया कि कुछ पावर बोर्ड एक्सरसाइज करेगी, लेकिन करने से पहले शेयर होल्डर से क्या लेना होगा, प्रायर एसआर। और ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता है। पहला पावर, टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ वोल और सब्सटेंशियली वोल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। अब अंडरटेकिंग की मीनिंग दी गई। अंडरटेकिंग मतलब एक कंपनी का पार्ट ऑफ बिजनेस है जिसमें कंपनी का इन्वेस्टमेंट मोर देन 20% है ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, या फिर उस अंडरटेकिंग से कंपनी को इनकम हो रही है एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द। और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग मीन्स कि जिस पार्ट को बेच रहे हैं उसकी वैल्यू 20% या उससे अधिक है ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द अंडरटेकिंग। फिर इसमें मैंने नोट्स लिखवाया था, 2 नोट्स। पहला नोट्स कि अगर किसी कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस है सेल करना, परचेज करना अंडरटेकिंग को, तो ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा नोट मैंने इसमें लिखवाया था कि अगर किसी कंपनी, अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन करके यानी बिना एसआर पास किए अंडरटेकिंग बेच दी और बायर ने गुड फेथ में खरीदा है तो बायर गेट्स द गुड टाइटल। उसका सेकंड पावर, अगर कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, कोई पैसा कंपनी को मिला है, कंपेंसेशन मिला है एज ए रिजल्ट ऑफ अमालगमेशन मर्जर की वजह से, तो उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए हमको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी होगी। बट नहीं लेना पड़ेगा अगर इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं ट्रस्ट सिक्योरिटी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, बोरोइंग। अगर कंपनी का मनी ऑलरेडी बोरोड और मनी टू बी बोरोड टुगेदर एक्सीड हो जाता है फ्रॉम द एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व प्लस एसपीए,
तो कंपनी को बोरोइंग करने से पहले शेयर होल्डर से प्रायर एसआर लेना होगा। बोरोइंग में इंक्लूड नहीं करेंगे टेम्परेरी लोन फ्रॉम द बैंकर, और टेम्परेरी लोन का मतलब है ऐसा लोन जो रीपेबल है डिमांड पर या विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। बट टेम्परेरी लोन को इंक्लूड करेंगे बोरोइंग में अगर हमने वो लोन लिया है फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्लॉज बैंक पर अप्लाई नहीं होता है क्योंकि बैंक का ऑर्डिनरी बिजनेस है लोन लेना और लोन देना। दूसरा नोट कि अगर शेयर होल्डर जब रिजोल्यूशन पास करेंगे कंपलसरी अमाउंट क्वांटिफाई करेंगे कि कितने अमाउंट तक का बोर्ड लोन ले सकती है। और तीसरा कि अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन से लोन ले लिया तो लेंडर को नुकसान हो सकता है। कंपनी नेवर लायबल टू रीपे द एक्सेस बोरोइंग अनलेस लेंडर प्रूफ कर देता है कि उसने लोन गुड फेथ में दिया है और उसको नॉलेज नहीं था कि लिमिट क्या हो चुकी है, क्रॉस एक्सीडेड। उसके बाद नेक्स्ट पावर 4, रेमिट करना और गिव टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट्स ड्यू फ्रॉम द डायरेक्टर। तो डायरेक्टर से अगर कोई पैसा कंपनी को लेना है और कंपनी उसको माफ करना चाहती है या उसके टाइम को बढ़ाना चाहती है तो इसके लिए जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये अपना खत्म हो गया सेक्शन 180। उसके बाद 3 सेक्शन आते हैं कंट्रीब्यूशन के, 181, 182 एंड 183। 181 है चैरिटेबल फंड में कंट्रीब्यूशन करना। कोई भी कंपनी कंट्रीब्यूट कर सकती है लेकिन बोर्ड को पावर है करने का एक साल में टोटल अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। और अगर 5% से अधिक करना है तो जनरल मीटिंग में ओआर पास करना पड़ेगा। दूसरा है 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। पहला प्रोहिबिशन, दो कंपनियां पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकती। फर्स्ट वन इज द गवर्नमेंट कंपनी और सेकेंड ऐसी कंपनी जिसको अभी 3 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसके अलावा अदर कंपनी कैन मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन विदाउट एनी लिमिट बाय पासिंग ए बोर्ड रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इंक्लूड डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन एज वेल एज इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। Political contribution should not be made in the cash or bearer check. Always made through account pay check, account pay bank draft और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया इस सेक्शन का तो कंपनी पर फाइन लगेगा अप टू 5 टाइम्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड। ऑफिसर पर भी फाइन लगेगा अप टू 5 टाइम प्लस अप टू 6 मंथ इम्प्रिजमेंट। दैट्स इज सेक्शन 182। एंड नेक्स्ट सेक्शन आता है 183, डील विद द contribution for national defense fund और अदर फंड रिलेटिंग टू डिफेंस। कोई भी कंपनी कितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकती है इस फंड में। ये सेक्शन सभी को ओवरराइड करेगा आर्टिकल एमओए एक्ट को, और कोई लिमिट नहीं है, बस कंपनी को पीएल अकाउंट में डिस्क्लोज करना है कि कितना अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया गया फंड में। इसके बाद हमारे स्पेशल सेक्शन आते हैं 184, 185, 186, 3 सेक्शन। 184 है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। हर डायरेक्टर की ड्यूटी है कि उसको अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, जब वो पहली बार डायरेक्टर बनकर मीटिंग में बैठेगा, उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, और जब भी अगर उसने इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने के बाद अगर उसका इंटरेस्ट चेंज होता है तो चेंजेस होने के बाद जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें उसको अपना नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है बाय गिविंग ए रिटर्न नोटिस टू द कंपनी इन द फॉर्म नंबर MBP1। ये MBP1 कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगी और कम से कम 8 साल के लिए प्रिजर्व रखेगी। फिर सब सेक्शन 2 स्पेशल डिस्क्लोजर, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पहला कॉन्ट्रैक्ट बॉडी कॉर्पोरेट के साथ हो रहा है और हमारे डायरेक्टर वहां पर शेयर होल्डर है और उनकी एग्रीगेट शेयर होल्डिंग मोर देन 2% है, या फिर हमारे डायरेक्टर वहां पर प्रमोटर है या सीईओ है या मैनेजर है, तो हमारे डायरेक्टर की ड्यूटी है कि जब बोर्ड मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस होगा ना तो उसमें अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है, और इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने के बाद वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन कर सकते हैं अगर प्राइवेट कंपनी है तो। उसी तरह कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी अदर फर्म या फिर किसी अदर एंटिटी के साथ और हमारे डायरेक्टर लोग वहां पर पार्टनर है या मेंबर है या ऑनर है, तो हमारी ड्यूटी है कि हमको इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है और हम मीटिंग में पार्टिसिपेट
नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी। फिर बोला गया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था उस समय इंटरेस्ट नहीं था, बाद में आ गया इंटरेस्ट, तो बाद में जब भी आएगा ना, उसके बाद जब भी फर्स्ट मीटिंग होगी तो अपना इंटरेस्ट क्या करना है, डिस्क्लोज। और कॉन्ट्रावेंशन बेटा अगर आपने नहीं किया इंटरेस्ट डिस्क्लोज तो पेनल्टी लगेगी डायरेक्टर पर 1 लाख रुपए, प्लस उसकी ऑफिस वेकेट हो जाएगी और प्लस कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेक्शन 184। और अब आता है 185, प्रोहिबिशन ऑफ लोन। पहला बेटा याद रखना कि पहला सब सेक्शन बोलता है कि कोई भी कंपनी लोन नहीं दे सकती और गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती है इन कनेक्शन विथ लोन टेकन बाय द 5 पर्सन के नाम। पहला डायरेक्टर ऑफ कंपनी, दूसरा रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, तीसरा डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, फोर्थ पार्टनर और फिफ्थ इज द फर्म इन विच डायरेक्टर और रिलेटिव इज द पार्टनर। फिर सब सेक्शन 2 आता है और उसमें बोला गया कि कंपनी ऐसे पर्सन को लोन दे सकती है जिसमें डायरेक्टर का क्या है, बोलिए, इंटरेस्ट आफ्टर पासिंग एसआर। और कौन से पर्सन है, 3 पर्सन है बेटा। पहला पर्सन है ए प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर उस कंपनी में भी डायरेक्टर है या फिर क्या है, मेंबर। सेकंड, बॉडी कॉर्पोरेट जिसके जनरल मीटिंग में हमारे डायरेक्टर लोग वोटिंग राइट एक्सरसाइज करते हैं 25% या उससे अधिक। और तीसरा, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड को या एमडी को हमारे डायरेक्टर लोग इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन देते। इन तीनों को अगर कंपनी लोन दे रही है या इनके बिहाफ में गारंटी दे रही है तो कंपनी को जर्नल मीटिंग में एसआर पास करना होगा और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना होगा पर्टिकुलर ऑफ लोन, और बोरोइंग कंपनी जो है वो लोन का यूज करेगी प्रिंसिपल। और फिर सब सेक्शन 3 आता है जिसमें बोला गया 185 अप्लाई नहीं होगा। 8 एक्सेप्शन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला एक्सेप्शन, कंपनी अपने एमडी और वोल टाइम डायरेक्टर को लोन दे सकती है अगर उनके टर्म्स में ये बात लिखी गई थी और कंपनी ये टर्म्स अपने हर एम्प्लॉय को देती है। सेकंड, कंपनी एमडी या वोल टाइम डायरेक्टर को लोन दे सकती है अगर शेयर होल्डर ने एक स्कीम अप्रूव की है एसआर पास करके। तीसरा, कंपनी अपने किसी भी डायरेक्टर को लोन दे सकती है अगर कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस है लोन देना, प्रोवाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी लेस देन 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर प्रीवेलिंग यील्ड रेट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ लोन। होल्डिंग अपने वोली और सब्सिडरी को लोन भी दे सकती है और उसके बिहाफ में किसी भी पर्सन को गारंटी और सिक्योरिटी दे सकती है अगर अदर पर्सन ने सब्सिडरी को क्या दिया है, लोन। प्रोवाइडेड सब्सिडरी लोन का यूज प्रिंसिपल बिजनेस में करेगी। नेक्स्ट, होल्डिंग और सब्सिडरी। होल्डिंग केवल गारंटी या सिक्योरिटी दे सकती है टू द बैंक और एफआई को अगर बैंक और एफआई ने सब्सिडरी को लोन दिया है, प्रोवाइडेड सब्सिडरी उस लोन का यूज प्रिंसिपल बिजनेस में करेगी। फिर नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी। ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होगा। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन, उस प्राइवेट कंपनी की शेयर होल्डिंग किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के पास नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उस प्राइवेट कंपनी की बोरोइंग फ्रॉम द बैंक और एफआई और अदर बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी नॉट एक्सीडिंग लोअर ऑफ द फॉलोइंग ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। और तीसरा, नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग। नेक्स्ट, निधि कंपनी पर यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर निधि कंपनी ऐसे डायरेक्टर या रिलेटिव को लोन दे रही है एज ए कैपेसिटी ऑफ मेंबर। और लास्ट, गवर्नमेंट कंपनी पर भी अप्लाई नहीं होगा अगर गवर्नमेंट कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे रही है और कंसर्न मिनिस्ट्री से उसने अप्रूवल ले ली। फिर पनिशमेंट दी गई कि अगर ये सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो कंपनी पर पनिशमेंट होगी 5 से 25 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर पनिशमेंट होगी 5 से 25 लाख और 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट। और जिसने लोन लिया है, द पर्सन टू whom द लोन आर गिवन और गारंटी आर प्रोवाइडेड, 5 to 25 lakhs और 6 मंथ इम्प्रीजमेंट और बोथ। इसमें केस लॉ लिखवाया था डॉक्टर फ्रेडी अदेसर मेहता का कि अगर लोन हमने काइंड में दिया है, मतलब कैश में लोन नहीं दिया है, हमने काइंड में दिया है, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन चालू होता है, सेक्शन 186। 186 जो है बेटा वो है कि अगर कोई भी कंपनी लोन
या गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहती है टू एनी पर्सन एक्सेप्ट एम्प्लॉई, या कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है इन द सिक्योरिटी ऑफ बॉडी। तो बेटा देखो, मैंने इसी मैनर में आपको बुक में फ्लो चार्ट बनवाया था कि आपको 3 रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी पड़ सकती है। पहली कंडीशन, बोर्ड कंसेंट विथ ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग, मतलब यूनिनिमियस रिजोल्यूशन। दूसरा, प्रायर एसआर इन द जर्नल मीटिंग, कब लगेगा? इफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज लोन एंड गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट एक्सीडेड फ्रॉम द लिमिट, और लिमिट है 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीए, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस एसपीए विच एवर इज हायर। बट एसआर नहीं लगेगा दो केस में, अगर होल्डिंग कंपनी अपने 100% सब्सिडरी को लोन गारंटी दे रही है, या कंपनी अपने जॉइंट वेंचर कंपनी को लोन गारंटी सिक्योरिटी दे रही है, तो एसआर नहीं लगेगा। तीसरी रिक्वायरमेंट है प्रायर पीएफआई अप्रूवल, तभी लगेगा जब कंपनी ने लोन लेके रखा है, किससे बोलिए? पीएफआई से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। लेकिन दो केस में लेना है, पहला केस अगर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, और दूसरा इफ लिमिट इज द एक्सेप्टेड। अब कुछ नोट्स अपन ने लिखे थे। पहला कि कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना होगा, जितना लोन गारंटी दिया है उसको बैलेंस शीट के नोट्स में डिस्क्लोज करना है। दूसरा कि अगर कंपनी डिपॉजिट का डिफॉल्ट कर रही है तो कंपनी 1 रुपए का लोन नहीं दे सकती। तीसरा नोट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में था कि अगर कंपनी लोन दे रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड नॉट बी लेस देन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर। फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, याद रखना, एक्सेप्ट वन, सब सेक्शन 1 को छोड़ के बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग कंपनी और ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में एंगेज है, और एनबीएफसी कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी और इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट द राइट शेयर, ये सभी पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। और इन्वेस्टमेंट कंपनी की मीनिंग याद रखना बेटा, एक ऐसी कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है एक्विजिशन ऑफ शेयर डिबेंचर बॉन्ड, और वो उसकी टोटल एसेट में से 50% एसेट होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट एसेट, और या फिर उसकी टोटल ग्रॉस इनकम में से 50% इनकम होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट इनकम। फिर एक रजिस्टर के बारे में भी पढ़े थे कि कंपनी को एक लोन गारंटी का रजिस्टर मेंटेन करना है इन द फॉर्म नंबर MBP 2 में, और वो रजिस्टर रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे और उसमें 7 दिन के अंदर एंट्री करेंगे, और वो रजिस्टर CS की कस्टडी में रहेगा। ये सब बातें अपन ने नोट की थी। और उसके बाद फाइनली लेयर वाला लॉ सब सेक्शन 1 कि एक कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है मैक्सिमम 2 लेयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये सेक्शन खत्म हो जाता है 186। कल हमने रिलेटेड पार्टी का सेक्शन चालू किया था, सेक्शन 188। सबसे पहले मैंने रिलेटेड पार्टी की मीनिंग आपको लिखवाई थी, 9 लगभग पार्टी थी। पहला था रिलेटेड पार्टी में डायरेक्टर और उसका रिलेटिव। दूसरा था KMP और उसका रिलेटिव। तीसरा था डायरेक्टर, KMP और उसके रिलेटिव ऑफ होल्डिंग एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट। फोर्थ था फर्म इन विच डायरेक्टर, मैनेजर और रिलेटिव इज द पार्टनर। नेक्स्ट प्राइवेट कंपनी थी इन विच डायरेक्टर, मैनेजर और रिलेटिव इज द डायरेक्टर और मेंबर। पब्लिक कंपनी थी जिसमें डायरेक्टर, मैनेजर, डायरेक्टर है प्लस होल्डिंग मोर देन 2% अलॉन्ग विथ रिलेटिव। नेक्स्ट ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड या डायरेक्टर को हमारे डायरेक्टर लोग इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन देते। नेक्स्ट एनी पर्सन जो कंपनी के बोर्ड को एडवाइस, डायरेक्शन देता है। लेकिन दोनों केस में रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे अगर एडवाइस दिया जा रहा है इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी।
नेक्स्ट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी की होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग, इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर कंपनी। बट लास्ट में ये वाले पॉइंट में लिख लिए होंगे कि प्राइवेट कंपनी के लिए इनको रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाता है, या लास्ट वाली पार्टी जो होल्डिंग सब्सिडरी वाला था। ये खत्म हो गया रिलेटेड पार्टी की मीनिंग। फिर रिलेटिव की मीनिंग अपन ने किया, मेंबर ऑफ एचयूएफ, स्पाउस, फादर, मदर, सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर हस्बैंड, ब्रदर एंड सिस्टर। फिर अपन ने पढ़ा 188 कब अप्लाई होगा, तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया। कंपनी है, सामने है रिलेटेड पार्टी, बीच में है 7 कॉन्ट्रैक्ट। पहला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल परचेज ऑफ गुड्स, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लीजिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सर्विस लेना सर्विस देना, फिफ्थ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट, नंबर 1 to 4, सिक्स नंबर होल्डिंग ऑफिस, अपॉइंटमेंट इन द ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, सब्सिडरी और एसोसिएट, और लास्ट वन द अंडर। पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिमिट दी गई 10% ऑफ टर्नओवर, सेकेंड में लिमिट दी गई 10% ऑफ नेटवर्थ, तीसरे में लिमिट दी गई 10% ऑफ टर्नओवर, चौथे में भी सेम लिमिट, पांचवें में रिस्पेक्टिव लिमिट होगी 1 to 4 की, और सिक्स वन इज द एक्सीडिंग 2,50,000, और लास्ट वन इज द एक्सीडिंग 1% ऑफ द नेटवर्थ। फिर हमने रिक्वायरमेंट भी लिख ली थी कि सेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आप रिलेटेड पार्टी के साथ ये 7 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कंपलसरी है कि बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल लेना है, बोर्ड कंसेंट। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट लिमिट से क्रॉस होता है तो जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना होगा। फिर हमने उसके नोट्स भी लिख लिए कि अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो बोर्ड मीटिंग में वो इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा और वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जनरल मीटिंग में भी अपन ने पढ़ा कि अगर मेंबर खुद रिलेटेड पार्टी है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, लेकिन दो केस में दे सकता है। पहला प्राइवेट कंपनी में, और दूसरा है अगर 90% नंबर ऑफ मेंबर रिलेटेड पार्टी हो जाते हैं तो ऑल मेंबर हैव राइट टू गिव द वोट। फिर यहाँ पर ये फ्लो चार्ट खत्म होने के बाद नोट्स आ जाते थे, और पहला नोट्स अपन ने लिखा था कि 188 अप्लाई नहीं होगा अगर कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजेक्शन कर रही है और आर्म लेंथ प्राइस पर। यहाँ तक कल कर चुके। अब आगे बेटा सुनो एक कंसेप्ट इसमें। इस सेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है ना, जो ऊपर फ्लो चार्ट बनाया कि अपन लिखे थे बोर्ड कंसेंट और जीएम, ये दोनों प्रायर मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले लेना है। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने से पहले अप्रूवल लो, प्रायर अप्रूवल लेनी है दोनों में, बोर्ड से भी और। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, हमको ना कंपनी को इमरजेंसी केस आ जाता है और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत आ जाती है, तो हम वेट नहीं करते कि बोर्ड का वेट करें, जनरल मीटिंग का वेट करें, हम ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते। कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टर साइन कर देता है कॉन्ट्रैक्ट और कर लेता है रिलेटेड पार्टीज। तो लॉ में क्योंकि इमरजेंसी ये करना जरूरी है, तो लॉ बोलता है कि अगर ऐसी इमरजेंसी आती है और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बिना बोर्ड अप्रूवल लिए, बिना जीएम अप्रूवल लिए, तो अभी भी टाइम है, अपना अप्रूवल ले लो आप, 3 महीने के अंदर रेटिफाई करवा लो, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किए उसके 3 महीने के अंदर। अगर 3 महीने के अंदर भी अगर रेटिफाई नहीं करवाया आपने, अगर बोर्ड की अप्रूवल की जरूरत थी बोर्ड से, अगर जीएम अप्रूवल की जरूरत थी तो जीएम से रेटिफाई 3 महीने के अंदर, अगर नहीं करवाए ना तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड और जनरल मीटिंग एज द केस में भी। और प्लस जिस डायरेक्टर ने उस कॉन्ट्रैक्ट को शुरू में अथोराइज किया था वो इंडेमनीफाई करेगा जो भी लॉस कंपनी को हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो ये हो गया बेटा एक तरह से कॉन्ट्रावेंशन, कि अगर आपने बोर्ड की प्रायर कंसेंट नहीं ली या जीएम की प्रायर कंसेंट नहीं ली तो अभी भी टाइम है, कितने महीने का बोलो, 3, रेटिफाई करवा लो। नहीं करवाए 3 महीने के अंदर, कॉन्सिक्वेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। किसके ऑप्शन पर, या तो बोर्ड या फिर जीएम। अगर बोर्ड से अप्रूवल नहीं ली गई तो किसके ऑप्शन पर, बोर्ड। अगर जीएम से अप्रूवल नहीं ली गई तो किसके ऑप्शन पर, जीएम।
और पेनल्टी भी लगेगी अभी सेकेंड में, पेनल्टी। ये कॉन्सिक्वेंस होंगे अगर आपने इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया। तो एक बार मैं आपको बुक से टिक करवाता हूँ। पेज नंबर 53 में सबसे लास्ट पैराग्राफ पढ़ो, स्टार्ट कर दो पढ़ना। समझ में आया? तो अगर बिना बोर्ड की अप्रूवल या बिना जीएम अप्रूवल कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी टाइम है 3 महीने का रेटिफाई करवाने का, नहीं करवाए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। प्लस जिस डायरेक्टर या जिस रिलेटेड पार्टी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट अथोराइज हुआ था वो कंपनी को क्या करेगा, इंडेमनी। फिर नीचे सब सेक्शन 5 देखो, पेनल्टी दी गई कि अगर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ, सब सेक्शन 5, तो लिस्टेड कंपनी अगर है तो डायरेक्टर पर पेनल्टी लगेगी 25 लाख रुपए, और अदर कंपनी है तो डायरेक्टर पर पेनल्टी 5 लाख की लगेगी। तो अब ना अपना नोट नंबर सेकेंड नोट लिखिए, वहां पर कल जो लिखे थे कल, नॉन अप्लीकेबिलिटी सेकेंड पॉइंट लिखिए। इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 188 हैज बीन मेड, if any contract under section 188 has been entered by any director or officer of company without obtaining approval from board or general meeting as the case may be, without obtaining approval from board or general meeting as the case may be, and such contract is not ratified within 3 months from the date of contract, and such contract is not ratified within 3 months from the date of contract by the board or general meeting as the case may be, such contract is not ratified within 3 months from the date of contract by the board or general meeting as the case may be. The contract shall be voidable. Now the such contract shall be voidable. Now such contract shall be voidable at the option of board or general meeting.
एज द केस में भी। वर्डेबल को राउंड राउंड करिएगा। उसका नेक्स्ट पैराग्राफ, उसी पॉइंट में नेक्स्ट पैराग्राफ, फर्दर द डायरेक्टर और ऑफिसर वो अथोराइज द कॉन्ट्रैक्ट, फर्दर द डायरेक्टर और ऑफिसर वो अथोराइज द कॉन्ट्रैक्ट shall indemnify the company for any loss incurred, shall indemnify the company for any loss incurred due to such contract. Further, the director or officer who authorize the contract shall indemnify the company for any loss incurred due to such contract. फिर नीचे एक पॉइंट बना लो, पेनल्टी। Contravention of this section, the director or officers who is in default shall liable to penalty in case of listed company 25 लाख, और इन केस ऑफ अदर कंपनी 5 लाख। ये पेनल्टी ऑफिसर पर लग रही है, याद रखना ना। अब एक चीज समझना, फिर नोट लास्ट है, बस खत्म हो रहा है। आपने जो ऊपर में कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6 लिखा है उसको स्टार बनाओ, और वहां पर ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट की मीनिंग, उसकी मीनिंग समझा रहा हूं, सुनो सुनो। ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, वहां स्टार बना लो, फिर समझो इधर। ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि क्योंकि रिलेटेड पार्टी किसी पोस्ट में अपॉइंट हो रहा है। रिलेटेड पार्टी में पहला पार्टी अपन पढ़े थे डायरेक्टर, बेटा। यानी डायरेक्टर ऑलरेडी किस पोस्ट में अपॉइंटेड है, बोलो? डायरेक्टर किस पोस्ट में अपॉइंटेड है? एज ए डायरेक्टर। उसको हम ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे। लेकिन हम डायरेक्टर को, अगर हम डायरेक्टर रिमरेशन से ज्यादा कुछ और दे रहे हैं, जैसे कि मान लो मैंने आपको डायरेक्टर बनाया कंपनी ने, और आपको बोला कि भैया हम तुमको 12 लाख रुपए साल भर का देंगे, यानी हर महीने कितना, किस कैपेसिटी में देंगे? एज ए डायरेक्टर। अब कंपनी उसको एक्चुअल में 18 लाख दे रही है, लेकिन अब क्यों दे रही है, सोचो। आप खुद सोचो। डायरेक्टर रिमरेशन कितना फिक्स हुआ था? 12 लाख। लेकिन हम उसको 18 लाख दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? लॉजिक लगाओ, बताओ कंपनी क्यों एक्स्ट्रा दे रही है? काम कितना भी अच्छा हो भैया, डायरेक्टर कैपेसिटी में जो रिमरेशन होगा वो तो नहीं दूंगा ना मैं, जो फिक्स है। तो कंपनी इसलिए दे रही है क्योंकि ना उसने कंपनी को एक्स्ट्रा सर्विस दी है, डायरेक्टर की कैपेसिटी के अलावा कोई एक्स्ट्रा सर्विस। एग्जांपल, मैं मान लीजिए एक, मैंने लॉयर, मेरे पास लॉयर एलएलबी की भी डिग्री है, और मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बनता हूँ। डायरेक्टर का काम क्या होता है? कंपनी का मैनेजमेंट देखना। मैनेजमेंट देख रहा हूँ पूरा। अब कंपनी का एक लीगल केस आया है, लीगल केस कोई मैटर, और उसमें लॉयर की जरूरत है, और मैं खुद एलएलबी किया हूँ, तो मैंने ना कंपनी का वो केस रिप्रेजेंट किया कोर्ट में जाकर, और कंपनी वो केस जीत गई, और कंपनी ने उसके बदले मुझे 3 लाख रुपए और दिया। यानी कि मैं कंपनी को कौन सी सर्विस दिया हूँ? एक्स्ट्रा सर्विस।
डायरेक्टर की सर्विस के बियॉन्ड एक्स्ट्रा सर्विस, उसके बदले में कंपनी ने मुझे 3 लाख दिया है, ये माना जाएगा कि 3 लाख के लिए आपने क्या होल्ड करके रखा है, बोलो ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। यानी कि डायरेक्टर के लिए कब माना जाएगा, सोचो, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट जब उसको डायरेक्टर रिमरेशन के अलावा 1 रुपए भी एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये माना जाएगा कि डायरेक्टर ने कंपनी में क्या होल्ड करके रखा है, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। दूसरा, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट मेरे रिलेटिव ने होल्ड किया है, तो उसके लिए बोला गया उसको कोई भी अमाउंट मिलता है कंपनी से, तो ये माना जाएगा कि उसने कंपनी में क्या होल्ड करके रखा है, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। मान लो मेरा रिलेटिव है, मेरा सन, और मेरे सन को मैंने कंपनी में परचेज मैनेजर की पोस्ट में अपॉइंट कर दिया, और कंपनी उसे 2 लाख रुपए हर महीने दे रही है, तो बेटा 2 लाख रुपए उसे मिल रहा है, ये माना जाएगा कि उसने 2 लाख रुपए के लिए क्या होल्ड करके रखा है, बोलो ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। तो यही मेरे को लिखवाना है। तो हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट नोट, और स्टार बना देना ऊपर में, जहां पर आपने कॉन्ट्रैक्ट का मेन वहां फ्लो चार्ट में लिखा है ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, और उसको नीचे स्टार बनाकर लिख लेना। मीनिंग ऑफ ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, मीनिंग ऑफ होल्डिंग, मीनिंग ऑफ होल्डिंग ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, मीनिंग ऑफ होल्डिंग ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। ये हेडिंग हो गई यहाँ। और हेडिंग के नीचे फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना इन केस ऑफ डायरेक्टर के लिए, इन केस ऑफ डायरेक्टर, फिर डैश करके लिखना when the director of the company receive anything above the, above मतलब ज्यादा, receive anything which is above the director remuneration, यानी डायरेक्टर रिमरेशन से ऊपर में जो भी पैसा मिलेगा, इट अमाउंट टू होल्डिंग द ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट बाय द डायरेक्टर। ये माना जाएगा कि डायरेक्टर ने कंपनी में क्या होल्ड करके रखी है, ऑफिस और प्लेस, इट सेल अमाउंट टू होल्डिंग द ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट बाय द डायरेक्टर, इट सेल अमाउंट होल्डिंग द ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट बाय द डायरेक्टर। और सेकंड छोटी सी हेडिंग ऊपर में आपने डायरेक्टर के लिए लिखा, और सेकंड लिखा इन केस ऑफ रिलेटिव्स। इफ रिलेटिव सेल रिसीव एनी अमाउंट फ्रॉम द कंपनी, अगर रिलेटिव को कोई भी अमाउंट मिलता है कंपनी से, एनी अमाउंट फ्रॉम द कंपनी, इट सेल अमाउंट टू द होल्डिंग ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट बाय द रिलेटेड पार्टी, इट सेल अमाउंट टू होल्डिंग द ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट बाय द रिलेटेड पार्टी, इट सेल अमाउंट टू होल्डिंग द ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट बाय द रिलेटेड पार्टी। एग्जाम्पल लिख लो बेटा, इधर सामने देखो, ऐसे बनाना ना जैसे मैं लिख रहा हूँ सामने, अभी मत बनाओ, समझो। दो कंपनी है, एक एक्स लिमिटेड और एक वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, वाई लिमिटेड सब्सिडरी है। एक्स लिमिटेड में एक्स डायरेक्टर है, और उसका रिमरेशन, डायरेक्टर रिमरेशन है सैलरी 12 लाख रुपए। यहाँ पर वाई डायरेक्टर है, और इसका रिमरेशन है 10 लाख रुपए। एक्स का सन है पी, वाई का सन है क्यू। ठीक। अब मेरे को इसमें बहुत सारे केस बनाते जाऊंगा, नीचे केस 1, एक्स जो है प्रोवाइड कंसल्टेंसी अबाउट प्लांट फॉर विच ही रिसीव 2 लाख रुपए पर मंथ
पहला केस है बेटा, एक्स जो है ना, एक्स कौन था कंपनी का डायरेक्टर, और वो ना कंपनी को कंसल्टेंसी देते रहता है, प्लांट प्लांट मतलब फैक्ट्री मशीन के बारे में, क्योंकि वो इंजीनियरिंग किया हुआ है, और जिसके लिए कंपनी उसे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा हर महीने देती है। यानी कि उसको ये तो मिलता ही है, क्या मिलता है, और प्लस उसको क्या मिल रहा है, 2 लाख। तो ये माना जाएगा कि एक्स ने क्या होल्ड करके रखा है, बोलिए ऑफिस और प्लेस ऑफ, कितने अमाउंट के लिए, बोलिए 2 लाख। सिंस अब मंथली रिमुनरेशन 2.5 लाख से अधिक नहीं है, तो केवल इसकी अपॉइंटमेंट में क्या लगेगा, बोर्ड कंसेंट। जीएम अप्रूवल नहीं लगेगा, क्योंकि जीएम अप्रूवल कब लगेगा, जब रिमुनरेशन कितने से ज्यादा हो, 2.5 लाख से ज्यादा। तो सीधा लिखूंगा, ओनली बोर्ड कंसेंट इज रिक्वायर। दूसरा केस, पी अपॉइंटेड एज ए कंपनी सेक्रेटरी इन एक्स लिमिटेड फॉर 3 लाख रुपए पर मंथ। पी डायरेक्टर का रिलेटिव है, वो एक्स लिमिटेड में सीएस की पोस्ट में अपॉइंट होता है, और उसे कंपनी 3 लाख रुपए दे रही है। तो कौन अपॉइंट हुआ बेटा, रिलेटिव, और रिलेटिव को कोई भी अमाउंट रिसीव होता है तो ये माना जाएगा कि वो कंपनी में क्या होल्ड करके रखा है, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी। सिंस उसको यहाँ पर 3 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है, तो बोर्ड कंसेंट भी लगेगी, प्लस जीएम अप्रूवल, क्योंकि 2.5 लाख से अधिक है। तीसरा केस, क्यू एक्स लिमिटेड में अपॉइंट होता है। क्यू कौन था, समझ जाओ, क्यू सब्सिडरी के डायरेक्टर का क्या है, रिलेटिव। क्यू जो है वो कहाँ अपॉइंट हो रहा है, बोलो, एक्स लिमिटेड में। एक्स लिमिटेड कौन है, होल्डिंग, और आंसर लिखूंगा 188 अप्लाई नहीं हो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट कल सिखाया था, कहाँ का कवर है, कंपनी में, कंपनी की सब्सिडरी में, और कंपनी की एसोसिएट। कौन सी कंपनी कवर नहीं है, बोलो, होल्डिंग, यानी यहाँ पर 188 अप्लाई। लेकिन अगर यहीं पर पी अगर अपॉइंट होता वाई लिमिटेड में, तो अपॉइंट 188 अप्लाई हो जाता, क्योंकि अपॉइंटमेंट कहाँ हो रही है, बोलिए, सब्सिडरी। तो ये सब एग्जांपल आपको बनाने में, फटाफट ये केस पहले ऊपर वाले लिखो। एक्स लिमिटेड, बगल में वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड में एक्स डायरेक्टर है, जिसकी जिसकी रिमरेशन 12 लाख रुपए है, डायरेक्टर रिमरेशन, उसका सन है पी। और सेकंड कंपनी बनाओ वाई लिमिटेड, जिसमें वाई डायरेक्टर है, उसकी रिमरेशन 10 लाख है, और उसका सन है क्यू। अब केस वन, केस वन, ये सब क्वेश्चन बना रहे हैं आप। पहला क्वेश्चन, एक्स प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस अबाउट द प्लांट मशीन के बारे में, टू एक्स लिमिटेड, फॉर विच, जिसके लिए वो उसको 2 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है, जिसके लिए उसको 2 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है, इन एडिशन टू 12 लाख, ऊपर में ये लिख लेना क्लियरली आगे, जो 12 लाख रुपए ऊपर में है ना रिमरेशन, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा 2 लाख रुपए मिल रहा है, इन एडिशन टू 12 लाख। आंसर लिखो, यस, ये मान हिंदी में ही लिखना, एक्स, एक्स यहाँ पर माना जाएगा कि उसने कंपनी में ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है। एक्स ने, एक्स डायरेक्टर है, उसने कंपनी में ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है, क्यों, रीजन भी लिखना, क्योंकि उसको डायरेक्टर रिमुनरेशन से एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है, क्योंकि उसको डायरेक्टर रिमुनरेशन से एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है कंपनी में 2 लाख रुपए पर मंथ। रीजन जरूर लिखना, क्योंकि उसको डायरेक्टर रिमुनरेशन से ज्यादा पैसा मिल रहा है, ज्यादा कितना पैसा मिल रहा है, 2 लाख रुपए ज्यादा पर मंथ। इस केस में बोर्ड अप्रूवल लगेगी, हाँ, हाँ,
हाँ। है? नहीं मैडम, गलत नंबर। इन एडिशन टू 12 लाख रुपए, ठीक। तो रिक्वायरमेंट बेटा नीचे लिख लेना, बोर्ड कंसेंट लगेगा, केवल जीएम अप्रूवल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, रीजन? जीएम अप्रूवल क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसको 2.5 लाख नहीं मिल रहा है, दो 2.5 लाख से कम मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है बस। अब सेकेंड केस। सेकेंड केस बनाओगे, पी। पी कौन है वो आप लिख चुके हो, है ना? पी कौन है? डायरेक्टर का सन, मतलब रिलेटिव है। पी अपॉइंटेड इन द वाई लिमिटेड। क्वेश्चन लिखो, केस टू। ये केस वन था, केस टू, पी अपॉइंटेड इन वाई लिमिटेड एज ए फैक्ट्री मैनेजर फॉर ए मंथली रिमुनरेशन ऑफ 3 लाख। पी वाई लिमिटेड में फैक्ट्री मैनेजर की पोस्ट में अपॉइंट होता है, मंथली रिमुनरेशन 3 लाख। आंसर, यस। इट अमाउंट टू होल्डिंग ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। यस, इट अमाउंट टू होल्डिंग ऑफिस। और रीजन लिखना, और रीजन पूरा हिंदी में लिखना। क्या लिखोगे? यहाँ कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव कहाँ पर अपॉइंट हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सिडरी में। लिखना, कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव, एक्स का रिलेटिव है पी, और पी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो रहा है, कहाँ अपॉइंट हो रहा है, सब्सिडरी, वाई लिमिटेड में। कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव सब्सिडरी में अपॉइंट हो रहा है, और सब्सिडरी कवर है लॉ में। तो बोर्ड कंसेंट भी लगेगी और जीएम अप्रूवल भी लगेगी। बोर्ड कंसेंट भी लगेगी, जीएम अप्रूवल भी लगेगी। अब तीसरा उल्टा घुमा दो। अब एग्जांपल आप खुद लिखो बेटा। तीसरा क्या घुमाओगे? क्यू अपॉइंटेड एज ए परचेज मैनेजर इन एक्स लिमिटेड फॉर रुपीज 5 लाख पर मंथ। क्यू एक्स लिमिटेड में अपॉइंट होता है परचेज मैनेजर, 5 लाख रुपए पर मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। क्या लिखोगे आंसर? 188 अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन जरूर लिखना। क्योंकि यहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव कहाँ अपॉइंट हो रहा है, बोलो, होल्डिंग में। और होल्डिंग कवर नहीं है लॉ में। यहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव वाई, वाई डायरेक्टर है वाई लिमिटेड का, उसका रिलेटिव क्यू है। क्यू बेटा एक्स लिमिटेड अपॉइंट हो रहा है, एक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कवर नहीं है लॉ में। तो रीजन जरूर लिखना, होल्डिंग कवर नहीं है। अपॉइंटमेंट केवल कंपनी में कवर है, सब्सिडरी में, एसोसिएट में, होल्डिंग में कवर नहीं। 188 अप्लाई नहीं होगा। और एक केस और लिख लो, फोर्थ, कि क्यू अगर वाई लिमिटेड में, क्यू अपॉइंट इन द वाई लिमिटेड एज ए सेल्स मैनेजर ऑन ए मंथली रिमुनरेशन ऑफ 4 लाख। क्यू अगर वाई लिमिटेड में सेल्स मैनेजर पोस्ट में अपॉइंट होता, 4 लाख रुपए पर मंथ। आंसर, यस, 188 अप्लाई होगा। बोर्ड कंसेंट भी लगेगी और जीएम अप्रूवल भी लगेगी। क्योंकि क्यू बेटा कंपनी में ही अपॉइंट हो रहा है, डायरेक्टर का रिलेटिव है और कंपनी में अपॉइंट हो रहा है। तो बोर्ड कंसेंट भी लगेगा, जीएम अप्रूवल भी लगेगा। ये मेरा खत्म हो गया। 188 मैंने पूरा कवर कर दिया।
अब हमारे पास बेटा आगे के सेक्शन अब बस छोटे छोटे से हैं। अब आएगा, सुनो सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन एक साथ बोल रहा हूँ, सुनते जाओ। एक सेक्शन आएगा इसके आगे 189, वो है रजिस्टर मेंटेन करना। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना 188 में, जो अभी पढ़े 7 कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा भी और भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रिलेटेड पार्टी के साथ, उन सभी कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल एक रजिस्टर में कंपनी लिखेगी, रिकॉर्ड करेगी, एक रजिस्टर मेंटेन करेगी। उसका फॉर्मेट भी दिया है MBP4 में। कौन सा फॉर्म? वो फॉर्मेट है रजिस्टर मेंटेन करने का, उस फॉर्म में रजिस्टर रखा जाएगा और उसमें पूरी डिटेल, नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, कितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी पूरी डिटेल रिकॉर्ड की जाएगी उस रजिस्टर। और ये रजिस्टर परमानेंटली रखा जाएगा, प्रिजर्व, लाइफ टाइम। ये है 189 रजिस्टर मेंटेनेंस। फिर एक सेक्शन आता है 190, ये छोटे छोटे से एकदम। फिर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 192, सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, सुनो। 192 आता है बेटा, नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना डायरेक्टर लोगों से। कौन सा ट्रांजेक्शन मैंने बोला? नॉन कैश में ट्रांजेक्शन डायरेक्टर लोग, कंपनी कर रही है डायरेक्टर से ट्रांजेक्शन, जिसमें कंसीडरेशन है लेकिन कैश में नहीं है। अब एग्जांपल सोचो, कंपनी, आप डायरेक्टर हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ट्रांजेक्शन कर रही है कोई, क्या ट्रांजेक्शन, सेल परचेज मानो, और उसमें कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कैश नहीं है। मान लो कंपनी आपको कोई गुड्स बेच रही है, और फ्री में नहीं बेच रही है, कंपनी आपसे भी कुछ ले रही है लेकिन कैश नहीं ले रही, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा 190। अब क्या होगा, कैश नहीं होगा तो? हाँ, मेरे पास पुरानी कार थी डायरेक्टर पास, कंपनी को कार की जरूरत है, कंपनी ने बोला भाई ये कार तू दे दे, तेरे को हम मटेरियल सेल कर देते, फर्नीचर बेच देते तेरे को, हमारे पास फर्नीचर बचा हुआ है पुराना कंपनी के पास। तो कंपनी फर्नीचर दे रही है, तो उसके बदले में डायरेक्टर अपनी क्या दे रहा है, पुरानी कार। तो कंसीडरेशन तो है लेकिन क्या नहीं है, कैश। तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा फिर 192। और इसमें यही बोला गया कि जब भी कंपनी डायरेक्टर लोगों के साथ अगर इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट कर रही है जिसमें कैश कंसीडरेशन नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक बार GM से अप्रूवल लो भैया। क्या लो? और लॉजिक क्यों GM से अप्रूवल? कि भाई ऐसे में तो डायरेक्टर लोग क्या करेंगे, कंपनी की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लेंगे और उसके बदले में 10 रुपए वाली प्रॉपर्टी दे देंगे, ऐसी गड़बड़ी कर देंगे इन लोग। इसलिए बोला गया नहीं भैया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने तो पहले किससे परमिशन लो, जर्नल में OR पास करो, उसके बाद ही करना है। समझ में आ गया? यही है 192। अब इसमें ना बस याद रखना है किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इधर देखो, कंपनी है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, पहला डायरेक्टर ऑफ कंपनी, दूसरा डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग, तीसरा डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी, चौथा डायरेक्टर ऑफ एसोसिएट, और पांचवा इन चारों से कनेक्टेड मतलब उनके रिलेटिव लोगों से। 5 लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर रही। कौन कौन 5 लोग? डायरेक्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग, डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी, डायरेक्टर ऑफ एसोसिएट और एनी पर्सन कनेक्टेड टू देम, मतलब इन चारों से कनेक्टेड पर्सन मतलब उनके रिलेटिव लोग। इनसे अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है नॉन कैश बेसिस पर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कंपनी को जनरल मीटिंग में क्या लेनी होगी, अप्रूवल, OR पास कर। और अगर बिना अप्रूवल के ले कर लिए कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर से हर जगह यही होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलिए, वर्डेबल, वर्डेबल हो जाएगा। वर्डेबल का मतलब समझ गए होंगे, किसके ऑप्शन पर बोलो, जनरल मीटिंग, क्योंकि किससे अप्रूवल नहीं लिए हो, जनरल मीटिंग से। अगर जनरल बाद में पता चलता है शेयर होल्डर को कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी के लिए फायदेमंद है, तो उन लोग क्या कर देंगे, अप्रूव। और अगर लगेगा नहीं भैया ये तो नुकसानदायक था, तो उन लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट।